हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग मैट्रिक्स का 5वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो है मैट्रिक्स का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस लेक्चर में जो है मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको आज बताने वाला हूँ। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस करूँगा, आप लोग थोड़ा सा इनमें कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कई बार जो है इन बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो जैसे आपने पढ़ा होगा या आपको पहले से पता होगा, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये एनसीईआरटी में भी है 12th में। तो पहला हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम ऐसा करते हैं, एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं 3x3 का। सपोज ए बी अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड A9। तो यहाँ पे मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया हुआ है और मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि जो हमारे पास इस मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर ऑल AIs का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं A1 से लेकर A9 तक आर रियल नंबर्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो जो ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे रोज है हमारे पास हॉरिजॉन्टली, इनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, या हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि जो कॉलम्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रोज में। तो हम लिखते हैं कि A ट्रांसपोज, इसको हम लोग A' से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ जो फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उनमें हम लिखते हैं AT का मतलब होता है A ट्रांसपोज। तो मैंने कहा था हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी हमारा, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो तीसरी रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस नए मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, राइट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, वो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करनी है, क्योंकि कई बार उसके प्रॉपर्टीज पर या उसके अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास अटक जाते हैं। तो जैसे प्रॉपर्टीज में आपके पास आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिक्स A और B हैं और हम इनको ऐड या सेपरेट कर रहे हैं, तो इनका जो ट्रांसपोज होगा डैश, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A प्लस माइनस B का होल डैश, वो इनके ट्रांसपोज के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंडली, अगर दो मैट्रिक्स हमारे प्रोडक्ट में हैं और इनका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, तो ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा। रिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे इनका जो ऑर्डर है वो A इंटू B है, तो अब ऑर्डर हो जाएगा B इंटू A, लेकिन इनके ट्रांसपोज आएंगे, मतलब कि पहले आएगा B का ट्रांसपोज और फिर आएगा A का ट्रांसपोज। थर्ड हमारे पास आते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में जैसे कोई कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया और इसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज आ जाएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, जिसे हम लोग इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं, तो वो A के इक्वल हो जाता है। तो इस लॉ को मैंने कहा था इन्वोल्यूशन लॉ। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मेमोराइज कर देनी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अब हमारे पास आएगा सेकेंड, हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सेकेंड हमारे पास आएगा कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। तो इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे मैट्रिक्स हमारा A था, बस अब इसमें मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि देखो कंजुगेट वर्ड आ रखा है, और कंजुगेट आपने किस टॉपिक में पढ़ा था अगर आपको याद होगा, कंजुगेट आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हमने लिए थे, एलिमेंट्स लिए थे मैट्रिक्स A के, अगर वो रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए रियल होने के बजाय, तो उनके कंजुगेट हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो बस उसी पर बेस्ड है ये।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला हम ये मान के चलते हैं कि जो ए मैट्रिक्स था हमारा, इफ इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आईज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, यह कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर्स ही है। बस ये हुआ कि रियल नंबर के जो कंजुगेट होते हैं वो रियल नंबर से होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंजुगेट होते हैं उनमें आइटा को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस आइटा से। तो होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। मैं एक बार रिवाइज भी कर लेता हूँ। तो पहले जैसे मैंने कहा ए आईज आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ ये कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हमारे पास कोई ए आई है वो जो है रियल नंबर है, तब तो हमारे पास ए आई का जो कंजुगेट होगा, जिसे हम ए आई बार कहते हैं, वो ए आई के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर ए आई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हमने लिखा हुआ है कि सपोज हमारे पास ए आई जो है इस टाइप का है, x प्लस आयोटा वाई टाइप का है, तो ए आई का कंजुगेट क्या हुआ करता था, x माइनस आयोटा वाई। आयोटा को आप रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। तो बस ये बेसिक सा फर्क होता है। हाउएवर जो हमारा कंजुगेट ट्रांसपोज है वो हम लोग इस मैट्रिक्स का भी पता कर सकते हैं जिसमें सारे के सारे इंटीज रियल नंबर थी, बट उससे जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट पैदा नहीं होगा ट्रांसपोज और कंजुगेट ट्रांसपोज में। दैट्स व्हाई मैं ऊपर पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि ए आई जो है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसपोज कंजुगेट होगा, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। एलिमेंट्स जो रोज में थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इन सबके कंजुगेट निकालते हैं। तो ट्रांसपोज तो हमने निकाल दी, कंजुगेट निकालेंगे। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डैगर। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस सिंबल को डैगर, जो डैगर आपने देखा होगा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं छुरा, तो उसी शेप का होता है ये डैगर। या कई बार कुछ बुक में इसको ए स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा ए ट्रांसपोज कंजुगेट या ए कंजुगेट ट्रांसपोज, बात एक ही है, उसको हम ए डैगर या ए स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इन एलिमेंट्स का क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपोज तो पहले निकाल लिया है, अब बस हम इनके कंजुगेट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 का कंजुगेट, A2 का कंजुगेट, A3 का कंजुगेट, A4 कंजुगेट, A5 कंजुगेट, A6 कंजुगेट, A7 कंजुगेट, A8 कंजुगेट एंड A9 कंजुगेट। तो इस तरीके से हमारा एक नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट आप करेंगे एलिमेंट्स को, तो जो नया मैट्रिक्स आता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस, ट्रांसपोज और कंजुगेट ट्रांसपोज पर प्रॉपर्टीज पर बेस हम मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स जो है स्टडी करेंगे। तो दो तो आप पहले पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, मैं उनको बस रिवाइज करूंगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, एक हमारा हुआ करता था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते थे उस मैट्रिक्स को जिसका ट्रांसपोज वो खुद हो जाए, राइट। दूसरा हमारा आता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उन मैट्रिक्सेस को कहते थे अगर हम उनके ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए के इक्वल हो जाया करते थे। फिर हम लोग ये कहते थे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसको हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। तो ए हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। फिर हम इसमें हाफ ऑफ ए डैश सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हाफ ऑफ ए डैश ऐड भी कर देंगे। तो आप देखोगे ये वाला और इस वाले को आप कंबाइन कर लीजिए तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हो जाएगा, एंड इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसको हम लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए P और इसको हम लिख देते हैं Q। तो A मैट्रिक्स को हमने दो नए मैट्रिक्स के सम में लिख दिया P एंड Q। ये P मैट्रिक्स हमारा होता है सिमेट्रिक और जो ये Q मैट्रिक्स है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक।
राइट। तो ये दो आप पहले से जो है पढ़ते आए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे तो हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर ना हुए हों। तो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारे दो मैट्रिसेस हमारे पास और आते हैं। पहला हमारा होता है, इसे हम लोग कहते हैं हर्मिटियन, या फिर कई बार इसे हम लोग जो है हर्मिशियन भी रीड करते हैं। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग इसकी याद नहीं है। हर्मी यहाँ पे या तो ई आता है या फिर आई आता है, पर ये हर्मिशियन हम इसको रीड करते हैं। तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट वो मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एक हमारे पास आता है स्क्यू हर्मिटियन, या इसको हम लोग कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन क्या होते हैं? अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए स्टार जो है माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आपने नोट करनी है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ये बुक में नहीं लिखे होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना आपने। जो भी मैट्रिसेस हमारे स्क्यू सिमेट्रिक होंगे या स्क्यू हर्मिशियन होते हैं, उनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक, पहले स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस इन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के जो इनके एलिमेंट्स आएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे इनके स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन के, वो क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं। इस चीज को आपने नोट कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिफ्थ हमारे पास आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसका ट्रांसपोज हो जाए तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इफ ए इनवर्स इज ए ट्रांसपोज, या हम लोग ऐसा कहें ए डैश और ए डैश इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मींस उसका जो इनवर्स है उसका ट्रांसपोज है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर हमारे पास आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स हम किन मैट्रिसेस को कहेंगे? वो मैट्रिसेस जिनके इनवर्स उनके ट्रांसपोज कंजुगेट होते हैं। देखो जैसे इसमें था इनवर्स ट्रांसपोज था, यूनिटरी में क्या होगा? इनवर्स जो है ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा, मींस ए इनवर्स जो है वो ए स्टार के इक्वल हो जाएगा। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ए इंटू ए स्टार और ए स्टार इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिसेस। इसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स आता है जिसे हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब निलपोटेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं? सपोज हम एक मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया या 3 बार मल्टीप्लाई किया और ऐसा मल्टीप्लाई हम करते गए, और एक कंडीशन ऐसे है कि मल्टीप्लाई करते करते जो है हमारे पास लास्ट में जो है पूरा जो रिजल्टेंट है वो 0 मैट्रिक्स आ जाए, या जिसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिसेस। मींस जैसे अगर ए है तो ए को हम बार बार मल्टीप्लाई करें और लगभग सपोज हम कहते हैं कि हमने k टाइम्स मल्टीप्लाई किया उसको, और जब हमने k टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k या सम नेचुरल नंबर k। नेचुरल नंबर k का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार। तो तब जाके हम लोग कहते हैं कि जो ये A मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे निलपोटेंट। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स कह देंगे।
तो ये बेसिक टाइप्स थे मैट्रिसेस के जो आपको थोड़ा सा समझने हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग इनको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। आपने देखा होगा IIT JEE या BR के जो एग्जामिनेशन होते हैं और कई बार जो है NDA वगैरह के एग्जाम में भी इन पर जो है 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग उनको कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये डेफिनेशन जो है आपको पता हो। और ये कुछ डेफिनेशन इसमें से आप देखोगे वो तो बुक में है लेकिन कुछ नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आपने देखना है जो बुक में नहीं होती हैं। तो ऐसा करते हैं, अभी तक के टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसमें हमें ये बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस मैट्रिक्स, ये हमें गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या है सिमेट्रिक है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पर। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश जो है वो ए के इक्वल होगा, मीन्स इसका जो ट्रांसपोज है वो ये खुद हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज लिखते हैं यहाँ पर। तो रो को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, -3 a + 1 2 a² + 4 -3 4a - 1 इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स खुद आ जाएगा a² - 1 -3 a + 1 2 a² + 4 -3 4a एंड -1। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो इसका ये a + 1 वाला एलिमेंट होगा वो a² - 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, a² - a - 2 = 0। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए -2a + a - 2 = 0। तो a की वैल्यू या तो 2 आ रही है या फिर a की वैल्यू -1 आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपने एकदम कंक्लूड नहीं करना है कि ये आंसर है, हम लोग और भी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे पहले। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, 4a को कंपेयर करते हैं a² + 4 से। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी +-2, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट्स तो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे हमारे पास, तो आप इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कीजिए, a की वैल्यू 2 और -1, a की वैल्यू +-2। तो दोनों में एक कॉमन वैल्यू हमें लेनी थी जो कि किसके इक्वल है, a की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है वो कॉमन आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 3/3 का, इज ऑर्थोगोनल। तो ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है और हमें पता करना है कि लैम्डा की ऐसे कौन सी वैल्यू होगी ताकि ये ऑर्थोगोनल हो जाए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या हुआ करते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिनके इनवर्स उनके ट्रांसपोज हुआ करते थे। मीन्स अब अगर हमारा ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो A × A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, A के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इनका रिजल्ट क्या आता है। तो लैम्डा 0 0 0 1 लैम्डा टाइम्स -लैम्डा 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज के साथ कर देंगे हम लोग, लैम्डा 0 लैम्डा 0 - लैम्डा 0 1 0 इक्वल्स टू हमें दे रहे आ जाएगा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। राइट। तो जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है वो मेरे लेक्चर नंबर मैट्रिक्स पे जो मैंने लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 2, उसको एक बार जरूर देखें। वहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई हुई है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आपको ट्रिक आ जाएगी तो आप इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर 0 0 0 2 लैम्डा स्क्वायर 0 0 0 1। इस तरीके से जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इजीली कर सकते हैं।
इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कीजिए, तो आप देखोगे हमारे पास आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा की वैल्यू आ रही है ±1/√2। तो देखते हैं क्या ये कोई ऑप्शन है। तो आप देखोगे जो चौथा ऑप्शन है आपका डी, उसमें जो है ±1/√2 गिवन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इफ ए इज अ 2x2 यूनिटरी मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमें पता करना है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स तो हमें गिवन नहीं है, बस ये पता है कि ए जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था यूनिटरी मैट्रिक्स हम उन मैट्रिसेस को कहते हैं जिनके ट्रांसपोज कंजुगेट वो खुद होते हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि जिनके ट्रांसपोज कंजुगेट जो है उनके इनवर्स हुआ करते थे। मीन्स अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए का जो इनवर्स होगा वो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट होगा। तो सबसे पहले ये बोला हुआ है कि 2x2 मैट्रिक्स है, तो हम लोग एक डमी मैट्रिक्स लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है, इसमें जो है क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 का है, तो हम लोग इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लेते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि पहला जो है Z1 है, दूसरा Z2 है, तीसरा Z3 और चौथा जो है Z4 है, और ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जो ट्रांसपोज कंजुगेट मीन्स ए स्टार होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग इनके कंजुगेट निकालेंगे और फिर इनको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसका ट्रांसपोज कंजुगेट आ जाएगा। नाउ ये बोला हुआ है कि ए मैट्रिक्स जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्टार के इक्वल हो जाएगा। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए इंटू ए स्टार जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, या आप इस तरीके से कीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, इनको रहने दीजिए। आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है तो आप इसमें सीधे सीधे डिटर्मिनेंट पता कीजिए इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई मैट्रिक्स के इक्वल। लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। नाउ हमारे पास हमें यहाँ से क्या करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर आप देखोगे तो ये होगा Z1 Z4 माइनस Z2 Z3, एंड मैट्रिक्स ए स्टार का अगर आप डिटर्मिनेंट देखें तो ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट इंटू Z4 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट Z3 कंजुगेट, ये इक्वल्स टू है 1 के। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, Z1 Z4 माइनस Z2 Z3, और इसमें अगर आप कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास Z1 Z4 माइनस Z2 इंटू Z3 एंड पूरे का कंजुगेट इक्वल्स टू 1। तो कुल मिला के यहाँ पे एक कंडीशन ये बन रही है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और रिजल्ट जो है 1 के इक्वल आ रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो प्रॉपर्टी ये कहती थी हमारे पास अगर z इंटू जेड कंजुगेट हम लोग लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती थी मॉड z के स्क्वायर के इक्वल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आ जाएगा Z1 Z4 माइनस Z2 Z3, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, इसके मॉड का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल राइट हैंड साइड में। अब अगर आप यहाँ से देखें तो सिंपली मॉड ऑफ Z1 Z4 माइनस Z2 Z3 इक्वल्स टू आ रहा है प्लस माइनस 1, और जो मॉड है ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, ये इक्वल आ गया प्लस माइनस 1 के। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारा जो आंसर है वो प्लस माइनस 1 है और हम सीधे सीधे जो है इस सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, ये आंखों का धोखा है। और नॉलेज में अगर कहीं भी आपका लूप होल रह जाता है तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आएंगे, क्योंकि इसका आंसर जो दिख रहा है वो है नहीं है। आपने यहाँ पे जो है धोखा आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर में,
क्योंकि आपने जो है कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा होगा या आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो आपको लगेगा कि जो आंसर हमारा आ रहा है एक्चुअल में वो आंसर नहीं है। अब आप देखोगे क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो +-1 आ रहा है, लेकिन मॉड तो माइनस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है Z1 Z4 Z2 इंटू Z3 का जो मॉड है वो +1 होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर आप आर्गन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ये रियल एक्सिस होगी, ये इमेजिनरी एक्सिस है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं 1 होते हैं, तो वो तो एक सर्किल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके मैग्नीट्यूड 1 है वो इसमें मतलब जो हमारे पास Z1 Z4 -Z2 Z3 है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो उस सर्किल पर फॉल हो जाते हैं जिसकी रेडियस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 Z4 -Z2 Z3 जो कि किसके इक्वल था, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। अगर आप यहाँ से निकालें तो Z1 Z4 -Z2 Z3 ये मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। तो ये मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट है वो ये वैल्यू है, और ये मैंने आपको कहा कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस सर्किल पर फॉल हो रहे हैं जो कि यूनिट रेडियस के सर्किल जिसकी रेडियस जो है 1 है। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट A जो है किसके इक्वल हो जाएगा, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जिनकी रेडियस या जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम इसको जनरली लिखते हैं e टू द पावर आइटा थीटा, वेयर थीटा इज अ रियल नंबर। तो आप देख रहे हैं हमें लग रहा था आंसर +-1 होना चाहिए था, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर है आपका कुछ और, मीन जो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है चारों ऑप्शन में, तो हम सिंपली लिखेंगे इसका आंसर नन ऑफ दीज है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत बारीक माइन्यूट से कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत इजीली जो है देखने से पता नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको सोचना पड़ता है तब जाके हमें पता लगता है। तो होप सो आपको मैट्रिक्स के 5 लेक्चर समझ आ गए होंगे, और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स। अब अगले लेक्चर में जो हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए लाइफ को। ओके।